सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए, हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओं, कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है महेश शर्मा की कहानी हमें भीख दे दो। महेश शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और बैंक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी हैं। कहानी, कविता, गीत, गजल और लघु कथा में समान रूप से लेखन कर रहे हैं। देश की अधिकांश पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं। मध्य प्रदेश शासन एवं विभिन्न संस्थाओं समूहों से सम्मान पुरस्कार प्राप्त महेश शर्मा ने किए हैं। कहानी गरम रोटी पर दिल्ली में नाट्य मंचन हो चुका है। 2 कहानी संग्रह है और 1 गीत संग्रह है और 2 उपन्यास प्रकाशित हैं। 1 लघु कथा संग्रह, 1 गजल संग्रह और 1 उपन्यास शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। लघु कथा लेखन पे महेश शर्मा को शब्द निष्ठा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो प्रस्तुत है महेश शर्मा की कहानी हमें भीख दे दो। अरे भागो मिश्रा सर आ गए, कहते हुए मैं क्लास की तरफ भागा। मैं क्या, सारे बच्चे जहां भी जिस स्थिति में थे भागकर अपनी जगह संभाल चुके थे। साथ ही ऐसे चुप हो चुके थे जैसे काफी देर से पढ़ाई में लगे हो। मिश्रा सर का खौफ ही ऐसा था, पूरी क्लास उनके नाम से घबराती थी। मिश्रा जी हमें 3 विषय पढ़ाते थे, हिंदी, संस्कृत और गणित। इसके अलावा अन्य कक्षाओं के भी 1-2 पीरियड लेते थे। स्कूल के छात्र भगवान से प्रार्थना करते थे कि मिश्रा जी को हमारी क्लास का कोई पीरियड ना मिले। इसका मतलब ये नहीं था कि मिश्रा सर कोई अयोग्य अध्यापक थे। क्लास के पढ़ाकू लड़के जिन्हें ज्ञानी कहा जाता, वे तो मिश्रा सर को ही पसंद करते थे, लेकिन बाकी लड़के उनकी कठोर प्रकृति एवं अनुशासन प्रियता और दंडित करने की बेखौफ आदत से घबराते थे। ये उन दिनों की बात है जब बच्चों के पालक स्वयं शिक्षकों से कह देते थे, मास्टर साहब बच्चे की हड्डियां तो हमारी है पर मांस आपका, यानी आपको बच्चों को पीटने का पूरा अधिकार है। मिश्रा सर थे भी ऐसे ही, जैसे भारतीय इतिहास के कोई आक्रोशित प्रकांड विद्वान किसी ऋषि की भांति, जैसे दुर्वासा या चाणक्य। सफेद कुर्ता पायजामा पहने निष्पाप छवि वाले सभी दुर्गुणों या व्यसनों से मुक्त अपने विषयों के पूर्ण ज्ञाता थे। गहरा सांवलापन लिए उनका व्यक्तित्व सफेद वस्त्रों में निरंतर दैदीप्यमान होता था। पिछले 10-15 वर्षों से इसी गांव के स्कूल में अध्यापन कर रहे थे। गांव के वयस्क पीढ़ी के युवाजन भी मिश्रा सर का बहुत आदर करते थे। सर यदि बाजार से निकल रहे हों तो पूरे रास्ते का अनुशासन और सम्मान भरा वातावरण बन जाता था। यहाँ तक कि स्कूल के प्रधान अध्यापक भी उनके सामने सम्मान से ही पेश आते थे। छात्रों को पढ़ाने का तरीका उनका हमेशा उपदेशात्मक और आलोचनात्मक ही रहता था। शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर महसूस होती चिंता के अलावा सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से फैली अराजक स्थितियों और शिक्षकों के प्रति घटते सम्मान से भी वे विचलित थे। हमारी पढ़ाई के प्रति जरा सी लापरवाही उन्हें नाराज कर देती थी और उनका डांटना शुरू हो जाता था। उनकी डांट और उपदेशों का मुख्य वाक्य अक्सर एक ही होता था, पढ़ लो नालायको, नहीं तो भीख मांगते फिरोगे, कोई नौकरी भी नहीं देगा। यदि कोई शिक्षक अपने दायित्व में जरा भी चूक करता या रहन सहन के स्तर से नीचे आता तो उसे भी टोकने में देर नहीं करते थे मिश्रा जी। मिश्रा सर के एक बेटा और 2 बेटियां थी। ईश्वर ने बेटे बेटियों को जो श्याम वर्ण दिया था वो पिता से 21 ही था, बिल्कुल अफ्रीकन और बुद्धि में शून्य। कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा होता है, वहां भी बच्चों में बुद्धि का बहुत
टूटा ही टूटा था। बड़ा बेटा विद्याधर नाम से विद्याधर जरूर था, लेकिन उसने विद्या से अच्छी खासी दुश्मनी पाल रखी थी। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे हायर सेकेंडरी पास करके नज़दीकी शहर में आगे की पढ़ाई के लिए गया था। बड़ी बेटी दीपा यहीं 9वीं में पढ़ती थी, वो भी ठीक ठाक ही थी। तीनों बच्चे और पत्नी यानी पूरे घर ने एक कठोर अनुशासन जबरन ओढ़ रखा था। ओढ़ना इस मायने में कि मिश्रा जी की अनुपस्थिति में घर में रेडियो टीवी पर तेज आवाज में बजते फिल्मी गाने, किस्से कहानियों की फैली किताबें, हंसी मजाक और मस्ती भरा तथा बिखरा बिखरा घर रहता था। लेकिन मिश्रा जी के घर में आते ही रेडियो टीवी पर आने लगते थे प्रादेशिक समाचार। किस्से कहानियों की बजाय टेबल पर जमी रहती थी पाठ्य पुस्तकें और घर का सारा सामान एकदम व्यवस्थित। उनके सामने कोई हंसी मजाक नहीं, कोई शोरगुल नहीं। तीनों बच्चे अपने कमरे में नकली पढ़ाई में मशगूल हो जाते थे। इतने सब के अलावा जरा भी अव्यवस्था या खामी दिखी कि मिश्रा जी का आक्रोश फूट पड़ता था। खा खा के चर्बी चढ़ा रखी है, घर को व्यवस्थित नहीं रख सकते, क्या करेंगे बड़े होकर? पढ़ने लिखने का ठिकाना नहीं, भीख मांगने के अलावा और क्या करोगे? कौन नौकरी देगा तुम मूर्खों को? पत्नी बड़े धीरे से पानी का गिलास थामते हुए कहती, जरा शांत रहो, कभी तो बच्चों से प्यार की बातें कर लिया करो, कभी तो हंसी मजाक करो। तुम्ही ने बिगाड़ कर सर पे बैठा रखा है इनको। बड़े होके माँ बाप का नाम निकालेंगे, ये भीख मांगेंगे। पत्नी फिर प्रयास करती, चाय का प्याला लाती। दिन भर में बेटे या बेटी द्वारा किया गया कोई अच्छा कार्य गिनाती, लेकिन मिश्रा जी के निर्विकार चेहरे पर कोई प्रशंसा या उत्साह का भाव नहीं आता। उन्हें चाहिए था संपूर्ण रूप से योग्य, सफल, विद्वान और प्रशंसनीय संतान जिसमें कोई खामी न हो। समय गुजरता जा रहा था। आने वाला वक्त नित नई समस्याएं लेकर आ रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में घुसपैठ करती राजनीति, युवा होते छात्रों की अनुशासनहीनता और शिक्षकों के प्रति घटता सम्मान इस गर्मामयी शिक्षक को बेचैन कर देता था। शिक्षकों के आने वाली नई भर्ती की योग्यता, अपने विषयों के प्रति ज्ञान और छात्रों में बढ़ती दूरी उनके हृदय को गहरे तक टीसता था। पत्नी समझाती, तुम्हें क्या करना है, छोड़ो इन सबको। अरे तुम ऐसी बातें करती, जब एक शिक्षक ही अपना दायित्व नहीं निभाएगा तो छात्रों का भविष्य क्या बनेगा? ये सभी आगे जाके रोएंगे, कौन इनकी कदर करेगा? क्या भीख मांग के जीवन बिताएंगे? पत्नी चुप हो जाती। इन्हें बदलना मुश्किल है। घर के सभी सदस्य इस असामान्य स्थितियों को सहन करने के प्रयास करते। ऐसे में अचानक एक दिन तब कहर टूटा जब विद्याधर बीए प्रथम वर्ष में फेल हो गया। मिश्रा सर तो क्लास में अपना पीरियड पूरा करके ऑफिस में बैठे थे कि किसी ने उनके सामने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट वाला अखबार रख दिया और घोषित कर दिया कि विद्याधर फेल हो गया है। मिश्रा जी मानो आसमान से गिरे। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शारदा प्रसाद मिश्रा, एमए साहित्य रत्न वाचस्पति का बेटा, परीक्षा में फेल, ये कैसे हो सकता है? मिश्रा सर अगला पीरियड नहीं ले पाए। प्राचार्य से कहकर घर के लिए चल पड़े। हालांकि जाते जाते उनके कानों में सहयोगी शिक्षकों के विष बाण स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। दुनिया भर को उपदेश देते फिरते हैं, घर की औलादों के ठिकाने नहीं, अपनी औलादों को तो सुधार लो। आदि आदि और मिश्रा सर तेजी से इनसे दूर होते घर की ओर बढ़ते जा रहे थे। घर पहुंचते ही जो कोहराम मचा तो रात 8-9 बजे तक घर का वातावरण शांत नहीं हो पाया। इस बीच मिश्रा सर ने गरजते हुए बेटे को दुनिया भर के ताने सुना डाले। उस पर हाथ भी उठा दिया। वो तो पत्नी का प्रबल विरोध उन्हें मजबूर कर गया, वरना वो घोषणा कर बैठते विद्याधर के लिए कि जाओ, निकल जाओ घर से, ऐसे निकम्मे के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, जाओ कहीं भी भीख मांग के पेट भरो। बेटा भी क्या करता, कुछ तो ईश्वर ने ही बुद्धि कम दी और बचा खुचा पिता के कठोर अनुशासन एवं तानों और दोस्तों के सामने की जाने वाली बेइज्जती से वो कुंठाग्रस्त हो गया। यद्यपि इस घटना के बाद विद्याधर ने संकल्प लिया कठोर मेहनत करने का, खुद की दिनचर्या भी बदली। इधर
मिश्रा सर की प्रवृत्ति भी अब बदलने लगी थी। उनके कठोर स्वभाव और गरजदार आवाज में कुछ बदलाव आने लगा था। दूसरे दिन की ही तो बात थी। मिश्रा सर ऑफिस की ओर जा रहे थे कि उनकी नज़र स्कूल की पिछली दीवार की ओर गई, जहां दो लड़के दीवार की ओट में खड़े सिगरेट के कश खींच रहे थे। यद्यपि वे लड़के उनकी क्लास के नहीं थे, लेकिन मिश्रा सर के पांव वहीं ठिठक गए। उन्होंने खांसते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास भी करवाया, परंतु उन उदंड लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ। मिश्रा सर हतप्रभ थे। इतनी जुर्रत! उनके पास जाके जम के डांट पिलाई उन्हें। लड़के तो भाग गए, लेकिन ऑफिस में प्रधान सर ने उन्हें समझाया, सर समय बदल रहा है। नई आमद के बच्चों में अब इतनी सहनशीलता नहीं है। नई पीढ़ी बहुत जल्दी बगावत पे उतरने लगती है। अब ज़्यादा किसी को टोकना उचित नहीं। किसी दिन कोई बदतमीजी पर आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मिश्रा सर ने स्वयं को बहुत सीमित कर लिया तथा घर की ओर ध्यान लगाया। बड़ी बेटी 11वीं पास हो गई थी। आगे पढ़ाने का तो था ही नहीं। उसके लिए योग्य लड़का खोजना शुरू कर दिया। विद्याधर ने जैसे तैसे फाइनल कर लिया। तृतीय श्रेणी में पास हुए विद्याधर के लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि वो ग्रेजुएट हो गया था। लेकिन मिश्रा जी की नज़रों में यह 3rd क्लास डिग्री कोई मायने नहीं रखती थी। क्या काम आएगी ये डिग्री? नौकरियां कोई भीख में नहीं मिलती हैं। क्या नाम निकालोगे तुम हमारा बुढ़ापे में? दूसरों से मांग मांग कर पेट भरोगे और क्या करोगे? कलपते हुए बुजुर्ग एवं कमजोर अध्यापक ने अपनी व्यथा व्यक्त की। समय गुजर गया। विद्याधर अब नौकरी खोजने में जी जान से लगा था और मिश्रा सर की खोज जारी थी बेटी दीपा के लिए अच्छे से लड़के की। लेकिन एक तो मिश्रा सर का रूखा स्वभाव, मध्यम आर्थिक स्थिति और खास बात ये ईश्वर प्रदत्त घनघोर श्याम वर्ण और कुछ मुटियाती देह दीपा आकर्षक भी नहीं थी। लड़के वाले देखने आते, देखते घर पर जाकर जवाब देंगे ये कहकर वापस चले जाते। कभी किसी के घर से जवाब नहीं आता। 22-23 की होने आई दीपा दिन भर घर पर ढोंगपूर्ण अनुशासन होड़े पिता के भाषण सुनते हुए समय निकाल रही थी और विद्याधर कई अन्य होनहार बेरोजगार युवकों जैसा रोजाना सारे अखबार देखता, हर नौकरी के लिए आवेदन करता, लेकिन कई जगह से तो कोई जवाब ही नहीं आता। नौकरी मिलना तो दूर की बात, लगातार असफलता ने उसे भी निराश और चिड़चिड़ा बना दिया था। ऐसे में कठोर पिता का दहकता हुआ तकिया कलाम, मैं पहले ही कहता था पढ़ लो, नहीं तो भीख मांगनी पड़ेगी। अब कौन देगा तुम्हें नौकरी? निकलो घर से और मांगो भीख। विद्याधर बेचैन हो जाता और कई बार विद्रोह के स्वर भी फूटने पड़ते। वैसे ही जैसे एक दिन दीपा कह बैठी कि कोई लड़के वाले मुझे पसंद नहीं करते तो मैं क्या करूं? ईश्वर ने मुझे इतना काला बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष? और ये सब देख सुनकर माँ विचलती हो जाती, छोटी बहन धैर्य बजाती। मिश्रा सर को रिटायर होने में 3-4 साल बचे थे कि उनका ट्रांसफर पास के एक शहर में हो गया। अपने जीवन में पैतृक स्थान के बाद कुल 3 स्थानों पर अपना सेवा काल बिताते हुए सर नए स्थान पर चले गए। इसी दौरान मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर एक सामान्य से नौकरी पाकर अपना जीवन चक्र आरंभ कर चुका था। 2-3 वर्ष भी बीत चुके थे। इस बीच हम लोग मिश्रा सर और उनके परिवार की स्थिति से अनभिज्ञ होते हुए उन्हें भूल चुके थे। छुट्टियों में मैं अपने गांव आया हुआ था। उस दिन भी नित्य की भांति विलंब से 8-9 बजे उठता। तब तक लगा घर में भूचाल आ गया है। छोटी बहन चिल्लाते हुए जगा रही थी, भैया उठो, बाहर देखो क्या तमाशा हो रहा है। सारा गांव इकट्ठा हो गया है। क्या हुआ कहते हुए मैं उठ दौड़ा। बाहर आकर देखा गांव की पश्चिम दिशा में गांव वालों का एक समूह चला आ रहा था, जिसके आगे एक लड़का और एक लड़की चल रहे थे, जो हर घर के आगे रुक रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बहन से पूछा, क्या है वहाँ? अरे भैया, सब लोग कह रहे हैं विद्याधर और उसकी बहन दीपा आए हैं। तो क्या हुआ? मैंने आश्चर्य से पूछा। वे दोनों इतनी भीड़ के साथ क्यों चल रहे हैं? भैया, ये दोनों भीख मांग रहे हैं। क्या? मैं चौंका। हाँ भैया। बहन के शब्द कानों में पड़े तब तक नजदीक आती भीड़ के आगे चल रहे दोनों चेहरे मैं पहचान चुका था। हाँ, वही दोनों हैं। मैं तेजी से आगे बढ़ा, उनके पास पहुंचा। एक घर के सामने खड़े होकर वे जोर से चिल्लाए,
हमें भीख दे दो, हम भीख मांगने आए हैं। उस घर से निकले श्याम बाबू, जो मिश्रा सर के सहकर्मी थे, अच्छे मित्र थे, चौंके और बोले, अरे ये क्या कर रहे हो विद्याधर, पागल हो गए हो क्या? और तुम दीपा, ये सब क्या है? कुछ नहीं, हमें भीख चाहिए, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। विद्याधर का स्पष्ट स्वर गूंजा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? तुम अंदर तो आओ घर में। श्याम बाबू ने विद्याधर के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। प्लीज अंकल, आप भीख दे दें या मना कर दें, हम आगे बढ़ते हैं। विचित्र भाव लिए असमंजस की स्थिति में श्याम बाबू ने जेब से 20 रुपए निकालकर विद्याधर के हाथ में रख दिए और हाथ पकड़ लिया। लेकिन विद्याधर हाथ छुड़ाता हुआ आगे बढ़ चुका था। गुप्ता सर के घर के आगे उन्होंने आवाज लगाई, हमें भीख दे दो। तभी मेरी नजर विद्याधर से मिली। उनमें परिचय का भाव जरूर था, लेकिन आंखें स्याह सपाट पथराई हुई और कठोरता लिए हुए थी। मैंने विद्याधर के कंधे पकड़े। ये तुम्हें क्या हो गया है विद्याधर, भीख क्यों मांग रहे हो? क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने बचपन में कुछ नहीं किया, अच्छे बच्चे नहीं बने, तो हम पिताजी के कहे अनुसार अब सिर्फ भीख ही मांग सकते हैं, इसलिए भीख मांगने निकले हैं। अरे छोड़ो, सब चलो घर। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हमें कोई उपदेश ना दे, हमें सहानुभूति की भी आवश्यकता नहीं, हमें भीख चाहिए बस। यदि आप दे सकते हैं तो दे दें। लेकिन तुम्हें ऐसा घृणित विचार आया कैसे? मैंने दीपा को स्नेहिल भाव से अपनी ओर खींचते हुए पूछा। अरे फिर वही बात, हम वर्षों से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, भीख ही मांग सकते हैं। और हमारे पूज्य पिताजी ने हमें बचपन से यही आशीर्वाद दिए हैं कि तुम बड़े होकर भीख मांगोगे और हमारा नाम निकालोगे। उनका कहा मिथ्या ना हो, इसलिए हम अंततः भीख मांगने निकले हैं। विद्याधर ने शुष्क स्वर में कहा, न करुणा न आक्रोश, पूर्णता भावहीन सपाट स्वर अजनबी सी निकले। आप भीख दे रहे हैं भैया या हम आगे जाएं? दीपा ने सीधा मुझसे पूछा। मुझे सारी बात समझ में आ रही थी। मिश्रा जी के घर परिवार से मैं अब से घुलता मिलता रहा था। वर्षों पूर्व से बोए गए गलत बीज आज लहलहाते हुए विशेले वृक्ष का रूप ले चुके थे। मेरी आंखें डबडबा गई, लेकिन दोनों बिना मेरी भावना पर गौर किए निर्विकार भाव से आगे बढ़ने लगे। मैंने असहाय से जेब से 20 रुपए निकालकर उन्हें दिए और वो आगे बढ़ गए। मैंने तलाश किया तो पता चला कि ये दोनों सुबह से आ गए थे और गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक हर घर से भीख मांग रहे थे। दूसरे दिन ये भी पता चला कि यहाँ आने से पहले वो उनके पैतृक गांव भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने घर घर जाकर भीख मांगी। फिर जहाँ जहाँ मिश्रा सर ने नौकरी की थी, हर उस गांव में जाकर भीख मांगी। मैं अपने आप में अचंभित हो उठा और दुखी भी। मेरी विचार शक्ति कुंठित हो गई थी। कैसा भी हो सकता है? माता पिता के दिए जा रहे तानों से और लगातार निराशापूर्ण बातें करने से ये परिणाम भी निकल सकते हैं। अपने ही बच्चे इतना विचित्र कदम भी उठा सकते हैं। असफलताओं को लेकर पिता द्वारा बरसाए व्यंग्य बाणों से बेटे बेटियां इतने विचलित हो सकते हैं कि वे सरेआम पिता की इज्जत और उनकी भावना का तमाशा बनाएं। मनुष्य स्वभाव का ये कौन सा पहलू है? मेरा मन विद्रुपता से भर उठा। मैंने अपने जीवन में प्रथम बार किसी बेटे के मन में पिता के लगातार तानों और उपदेशों के बदले दिया गया ये आक्रोशित जवाब देखा था। मेरा मन चित्कार कर उठा, नहीं नहीं, ये शर्मनाक है। मानव मात्र की इन लाचारी और स्वजनों के प्रति अपनाई गई इस क्रूर और विचित्र व्यवहार की प्रवृत्ति को मैं कुछ भी नाम नहीं दे पाया। क्या इसके पीछे मिश्रा सर का लगातार उपदेश देना, ताने मारना, उन्हें हीनता बोध कराते हुए उनसे बेहतर की अपेक्षा रखना ही मूल कारण था? या विद्याधर का पढ़ाई में सफल ना होना, नौकरी ना मिलना, दीपा का उचित समय पर विवाह ना होना और उनकी स्वयं की कुरूपता का एहसास आदि असफलताओं से पैदा हुई हीनता जन्य स्थिति की क्षोभ भरी परिणति थी ये? मैं कुछ भी तय नहीं कर पाया, लेकिन उस दृश्य को कई घंटों बल्कि कई दिनों तक भुला नहीं पाया। उधर गांव के पूर्वी छोर पर आखिरी मकान तक जाते विद्याधर और दीपा के साथ गांव वालों का झुंड चलता दिखाई दे रहा था और विद्याधर की आवाज़
अभी भी धीमे स्वर में गूंज रही थी, हमें भीख दे दो। प्रिय श्रोताओं, ये थी महेश शर्मा की कहानी हमें भीख दे दो। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी कहानी, कविता, लेख संस्मरण या समीक्षा के साथ। तब तक नमस्कार।